विद्यालय में शिक्षा समिति में शिक्षाविद लोग को रखना चाहिए, जो नहीं है वो कब तक रखा जाए। इस जिले में लगभग 50,000 विद्यार्थी एक साल में ग्रेजुएशन से उत्तीर्ण होते हैं। उसके जवाब में 300 भी पीजी में नामांकन के लिए सीट नहीं है। आखिर क्यों? एनडीए के प्रत्याशी से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। डिवीजन कॉलेज की जो व्यवस्था है इतनी दयनीय है, जो हमारे एक भी जनप्रतिनिधि कोई भी है, एक भी नहीं बोल सकते जो वहाँ कभी हम भ्रमण के लिए गए। आंगनवाड़ी की जो व्यवस्था होती है उससे गंदा व्यवस्था वहाँ का है ना। वहाँ आपको पानी की व्यवस्था मिलेगी, बार बार वहाँ आंदोलन करिए तो एक जार आके रख दिया जाएगा, और वो भी कब आएगा कब नहीं आएगा इसका कोई पता नहीं। ग्राउंड में जाइएगा तो वहाँ आप दिख नहीं पाएगा, इतना बड़ा जंगल है वहाँ पे, इतनी बड़ी झाड़ियाँ रहती है। शिक्षा का वहाँ पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। संपूर्ण बिहार में करप्शन क्यों है? अफसर लोगों को पैसा लेके पोस्टिंग क्यों किया जाता है? ये सवाल मेरा है, दो सवाल। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हमारा आज का कार्यक्रम समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में है। आज हम लोग विभूतिपुर के अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से हमने बातचीत की, और हमारा ये चौपाल आज लग गया है जहां विभूतिपुर की जनता मौजूद है, और हमसे कुछ देर में मंच पर उनके जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। हमारा ये कार्यक्रम एक बार जिनके सहयोग से ये सफल कार्यक्रम हो रहा है पूरे बिहार में, उनका मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के पावर्ड बाय वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है, इन तीनों कंपनियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं एक चीज बता दूं कि ये कार्यक्रम एक चौपाल है, डिबेट शो बिल्कुल भी नहीं है। डिबेट शो से कहने का और चौपाल कहने का हमारा आशय यह है कि हम यहां पर वैचारिक बातचीत करेंगे। यहां कोई क्रॉस वॉर नहीं होगा, 1 to 1 नहीं होगा। आप अपनी समस्याएं रखेंगे और आपकी समस्याओं को हम सेतु की तरह आपके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे और उस पे प्रतिक्रिया लेंगे। अब इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करते हैं, और जो मंच पे हमारे बीच जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के जिला महामंत्री अरविंद कुशवाहा जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। सर मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ माकपा नेता व वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि के रूप में महेश कुमार जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। सर स्थान ग्रहण करें। जनसुराज की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जिला महामंत्री श्याम किशोर कुशवाहा जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। बीजेपी की तरफ से जिला अध्यक्ष शशिधर झा जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अब जदयू की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए दिलीप नारायण सिंह उर्फ पप्पू जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अब हमारे साथ अंत में, ठीक है, अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल पहुंच गए हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल जनता कॉलेज सिंगिया घाट के प्रोफेसर राम बहादुर सिंह जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अब हम इस कार्यक्रम के फॉर्मेट के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यह कार्यक्रम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हमारा ये प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस जो एक चौपाल है, पहले के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग अपने किसी पेड़ के नीचे बैठ करके चौपाल लगाया करते थे, किसी समस्याओं को लेकर के चर्चा किया करते थे। ठीक उसी प्रकार से प्रभात खबर ने उसी कॉन्सेप्ट को नए तरीके से साकार करने का प्रयास किया है। सबसे पहले जो हमारे मंच पे प्रतिनिधि मौजूद है, उन्हें हम करीब 2-2, 3-3 मिनट का वक्त देंगे एक एक करके, और जो वो विभूतिपुर की जनता को लिए संबोधित करना चाहते हैं, जो भी अपनी जनता से कहना चाहते हैं, वे अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जब संबोधन हो जाएगा, फिर हम सीधा आपके बीच पहुंचेंगे और आपके सवालों को लेकर फिर प्रतिनिधि से हम उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। शुरुआत हम अरविंद जी से करेंगे। अरविंद जी, आप अपने विभूतिपुर की जनता के लिए जो भी संबोधित करना चाहें, 2-3 मिनट में सर अपनी बात रखें। माइक वही है जी, बैठ के ही। मैं सबसे पहले इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो मैं
पूरे इस प्रभात खबर के टीम को मैं बधाई देता हूं और महज ये संजोग है कि आज हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सेवा पखवाड़ा भी हम मना रहे हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे देश में, पूरे देश ही नहीं विश्व की विदेश नीति में भी हमारा देश आज प्रथम स्थान पर है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही देन है। और मैं बता दूं कि आज हमारे इस देश की महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनना चाह रही हैं, उनको सीधे खाते में 10,000 रुपया भेजा जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन रही है। साथ ही आप विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों को देख रहे हैं जो पहले 400 रुपये मिलता था, अब उनके डायरेक्ट उनके खाते में 400 की जगह 1100 रुपया भेजा जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए आप बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के प्रयास को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपने विभूतिपुर में विगत 2020 के चुनाव में जनता मालिकों को जो आश्वासन दिया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त विभूतिपुर आपको मिलेगा, लेकिन विभूतिपुर की जनता ने जिनके हाथों में ये कमान सौंपी, भरसक वो इस काम में असफल अपने आप को साबित हुए। साथ ही आपको मैं ये आह्वान करता हूं कि अगर विभूतिपुर की जनता इस 2025 के चुनाव में अगर मुझे सेवा करने का मौका देती है, तो मैं विभूतिपुर में भय, भूख और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, मुझे मैं भरसक प्रयास करूंगा समाप्त करने का। और अगर मुझे लगे कि मैं इस कार्यक्रम में अपने आप को असफल महसूस करता हूं, तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने में भी कभी संकोच नहीं करूंगा। यही जनादेश मैं आज अपने मुखरबिंद से विभूतिपुर की जनता के लिए देता हूं। धन्यवाद। श्याम किशोर जी बात रखें सर। नहीं, बैठ के ही फ्रेम बना हुआ है जी। मैं श्याम किशोर कुशवाहा, जिला महामंत्री जनस्वराज पार्टी। सबसे पहले मैं प्रभात खबर के इस इलेक्शन एक्सप्रेस जो आज हमारे विभूतिपुर के शीर्षी हाई स्कूल में डेरा लगाई है, कैंप की है, और हम लोगों को आमंत्रित करके उन्होंने बुलाया है, सबसे पहले उस टीम के प्रति और प्रभात खबर अखबार के प्रति मेरा प्यार भरा प्रणाम है, सद्भावना है, शुभकामना है कि विभूतिपुर के धरती को भी आपने अपने चरण से सुशोभित किया। आज़ादी के इतने सालों बाद इस दौर में विभूतिपुर में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हुए, विधायक बने, सब अपने अपने समय में काम करना शुरुआत किए। लेकिन आज भी विभूतिपुर के युवा बेरोजगार हैं। आज भी विभूतिपुर के किसान फटेहाल हैं। उनकी स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही है। यहाँ के मजदूर अपने गांव, अपने घर को छोड़कर
बाहर जाके पलायन करके 10-12 हज़ार की मजदूरी करते हैं। आज हमारे विभूतिपुर के लिए ये महत्वपूर्ण समस्या है और हमें नहीं लगता कि जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, इस मूलभूत समस्या पर काम की गई। सभी लोगों ने आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया, वादा किया, लेकिन कोई इस समस्या का हल नहीं किए। और ख़ास करके मैं विभूतिपुर में जहां 90% किसान रहते हैं, किसान और मजदूर रहते हैं, उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनके बारे में कोई नहीं सोचा। समस्तीपुर जिला ही नहीं अपितु पूरे बिहार प्रदेश में विभूतिपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है और उसके लिए आज तक समुचित व्यवस्था नहीं की गई उन किसानों के लिए, जिससे वो अपने पशुधन की सही से रक्षा कर सके और पशुधन के द्वारा जो वो आय का स्रोत बनाए उसमें वो पूरा सफल हों। इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि आज तक प्रयास नहीं किए। किसान का सवाल जहाँ तक रहा, किसान का भी वही हाल है। विद्यालय बना है लेकिन विद्यालय में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आज भी नहीं मिल रही है। ये बहुत ही विडंबना है कि हमारे गरीब के बच्चे, हमारे शोषित के बच्चे, हमारे पिछड़े के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, काहे कि उनकी माली हालत वैसी नहीं है कि अपने बच्चों को बिहार से बाहर जाके पढ़ा सकें। ये मूल समस्या है। और अगर हमारी पार्टी जनस्वराज पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भी घोषणा की है कि मैं बिहार से पलायन, सबसे पहले मैं बिहार से पलायन बंद करूंगा, उच्च गुणवत्ता का शिक्षा देने का व्यवस्था करूंगा, किसानों को माली हालत सुधारने के लिए मनरेगा के माध्यम से मैं किसानों को मजदूर देने का काम करूंगा। तो इस विकट परिस्थिति में जो भी लोग वादा करें, हम तो वादा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर जनस्वराज पार्टी को 138 विभूतिपुर विधानसभा में मौका मिलता है और जनता अगर उसको सम्मान देती है तो निश्चित रूप से विभूतिपुर बदलता विभूतिपुर दिखेगा, एक नया विभूतिपुर दिखेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब जी। जैसा सब दो वक्ताओं ने कहा है, मैं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम करके एक राजनीतिक चेतना जगाने की कोशिश इन्होंने की है और एक इसके माध्यम से एक नए विचार उत्पन्न होंगे। क्योंकि मैं एक एज ए प्रिंसिपल, एज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल, मुझे इस जगह आमंत्रण किया है तो मैं राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहता। मैं ये जानता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये बड़ी मूलभूत समस्या है। शिक्षा ही मनुष्य को वास्तविक रूप का मौलिक निखार करता है। शिक्षा का मतलब है, शिक्षा का अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन। वो एजुकेशन एडुकेटम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पुल आउट। बच्चों में जो प्रतिभा, जो प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा, हिडन टैलेंसी है, उसको निखारना, उसको डिस्कवर करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। मुझे यह बात से बहुत तकलीफ होती है कि जब मैं पढ़ता था 1962 में, जब मैं मैट्रिक पास किया, उसके पूर्व भी हमारे बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे प्रोफेसर, ये बगल में IAS हुए, IIT करने के बाद अरविंद जी, उन सारे विभूति सरकारी विद्यालय से ही पास करके आज इतने बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया और विभूतिपुर को गौरवान्वित किया। विभूतिपुर ही नहीं, बिहार को भी गौरवान्वित करने वाले लोग यही सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। लेकिन आज शिक्षा की ऐसी बदतर स्थिति है जो आज क्या कहते हैं, मुझको तो कहने में भी बड़ा खराब लगता है
लेकिन मैं 3 शब्द व्यवहार करता हूं, डिसहर्टेंड, डिस्करेज और रिजेक्टेड। ये लोग बच्चे अभाव में, रोजगार के अभाव में, नौकरी के अभाव में कहीं कहीं चादरा लेकर के, एस्बेस्टस करके बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देते हैं और वहाँ बड़ी भीड़ लगती है। क्यों? इसलिए कि सरकारी विद्यालय में उचित शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षकों की बहुत बहाली हुई, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिए जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये मूलभूत समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूं। दूसरी बात है, ऐसे विभूतिपुर ही नहीं, पूरे बिहार में, लेकिन खासकर विभूतिपुर में सबसे पुराना JPNS हाई स्कूल जहाँ से मैं पास किया, अरविंद जी पास किया, उसमें भी इतने संसाधन नहीं हैं जितना हमारे यहाँ +2 कॉलेज 2 है। एक है कल्याणपुर में और दूसरा है सिंगिया घाट में। उसमें जितने संसाधन हैं, किसी भी हाई स्कूल, पुराने से पुराने हाई स्कूल के में इतने संसाधन मौजूद नहीं हैं। लेकिन आज वो संसाधन युक्त और खून पसीना और अपना तन मन धन दे करके जो विद्यालय, महाविद्यालय को एस्टेब्लिश किया, आज वो बर्बादी और समाप्त होने के कगार पर है। अगर उसमें संसाधन रहते हुए जो स्तर है उसका बहुत ही दुखद स्तर है, अगर सरकार, जनप्रतिनिधि इस आवाज को उठावे कि आपको वहाँ टेक ओवर करने के लिए उसके स्टाफ भी नहीं है जो आपको बोझ पड़ेगा, आप नई नियुक्ति कर रहे हैं, उसी से शिक्षक दें और विद्यार्थी को अच्छी पढ़ाई हो, ये बहुत अच्छी जरूरी है। दूसरी बात है कि जितने भी प्रखंड में एक एक प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड कर गया, ये केवल संख्या बढ़ाने के लिए, जहाँ कोई संसाधन नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए क्या, शिक्षकों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो ये शिक्षा के प्रति बहुत ही दुर्व्यवस्था है। मैं जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा इस समस्या को उठावें और जीवन में एक नई प्रभात लाने के लिए, देश को, राज्य को और सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, तकनीकी हो, वैज्ञानिक हो, उसका माध्यम शिक्षा ही है। और शिक्षा की ये बदतर स्थिति को दूर करने के लिए कोशिश करें। मैं इन्हीं बातों कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं दलगत राजनीति से अलग बात किया। बिल्कुल बिल्कुल। शशिधर जी बात रखे सर, बैठ के। हाँ, इलेक्शन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित विभूतिपुर विधानसभा में जनता के बीच इस कार्यक्रम के आयोजक, मंचस्थ सभी नेतागण, उपस्थित विभूतिपुर के सम्मानित जनता, मातृशक्ति, सब लोगों को मैं अपनी ओर से शुभकामना, शुभाशीष देता हूँ। कुछ समस्याएं सरकार के द्वारा, कुछ समस्याएं समाज के द्वारा। समस्याएं 2 प्रकार की होती है। केवल सरकार पर दोषारोपण कर हम अपनी बातों को इतिश्री नहीं कर सकते हैं। कुछ विषय सामाजिक संरचनाओं के आधार पर भी की जाती है, की जानी चाहिए। और चूंकि ये शिक्षा का ही एक विषय चल चुका है, 1980 से 1990 और 1990 से 2005 के जो कालखंड बिहार में रहे हैं, इन कालखंडों पर जब आप दृष्टिपात करिएगा, 1980 से 1990 के बीच कांग्रेस की सरकार इस देश में हुआ करती थी, राज्य में हुआ करती थी। मुख्यमंत्री 1 वर्ष में बदलते थे, 6 महीना में बदलते थे, 1.5 वर्ष में बदल जाते थे। किसी भी मुख्यमंत्री का पीरियड पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, पहली बात। दूसरी बात, 1990 से 2005 में शिक्षा का जो गिरावट हुआ था, जो स्तर था, विद्यालय
में भवन दिखाई नहीं पड़ते थे। हम चरवाहा विद्यालय की ओर अग्रसर हो चुके थे 1990 से 2005 के बीच में। 2005 से 2025 का कालखंड, जब नीतीश कुमार जी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, किसी भी गांव के विद्यालयों का भवन किसी साहब के भवन से कमजोर नहीं है। पहली बात, विद्यालय के भवन थे ही नहीं, थे तो टूटे थे, पानी गिर रहे थे, कोई कैंपस नहीं था, किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, 2-4 शिक्षक हुआ करते थे। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हालातों से गुजर रहे थे, विद्यालय गुजर रहा था। पहला सुधार नीतीश जी के सरकार में और अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बच्चों को मध्याह्न भोजन, आज नीतीश जी के माध्यम से बालिका शिक्षा पर जोर, फिर बच्चों को यह नहीं लगे कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय के बच्चे ड्रेस कोड में चलते हैं तो ड्रेस कोड देने की बात, ये सारी सुविधाएं दी गई है। बात जहाँ तक गुणवत्तापूर्ण की आती है तो हम यहाँ अपने समाज को भी, बिहार के समाज को, केवल विभूतिपुर के समाज को ही नहीं, बिहार के समाज को, चाहे उनका कोई भी जाति धर्म कुछ भी हो, हमारे गांव में ही विद्यालय हुआ करता है, हम विद्यालय की ओर नजर नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? तो कुछ जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में यह भावना है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में भेजा जाए, ये भावनाएं अधिकांश लोगों के मन में है। जब हमारे मन में यह भावना हो जाए कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, डेस्क बेंच मौजूद है, खल्ली मौजूद है, बिल्डिंग मौजूद है, पेयजल की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात है। कौन टोकेगा उनको? हम उसी गांव के लोग, उसी मोहल्ले के लोग, उसी वार्ड के लोग। और शिक्षक कहाँ के हैं? कोई इंग्लैंड के हैं क्या? कोई अमेरिका के हैं क्या? हमारे 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द के ही शिक्षक हैं। ये जिम्मेवारी हम सभी लोगों की है। इस जिम्मेवारियों को सरकार के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। सरकार के ऊपर जो थोपना था, नीतीश कुमार जी की सरकार ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यवस्थित करना, मध्याह्न भोजन को देना, बालिकाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, मैट्रिक में अच्छा मार्क लाने के बाद उनको पुरस्कृत करना, ये सारी सुविधाओं से एनडीए की सरकार ने विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को लैस किया है। पहली बात। दूसरी बात कि आप मूलभूत जो सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, ये हमारे अन्न है भोजन करने के लिए। तो केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई इस देश में भूखा नहीं रहे, उसके लिए अन्न योजना प्रारंभ किए। वो अनवरत चल रहा है। कोई बच्चा कुपोषित न हो, कोई बच्चा गर्भ में है वह कुपोषण न हो, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसकी व्यवस्था, फिर आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था। और अभी प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस के अवसर पर हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति के पूरे एक पखवाड़े पूर्ण रूप से उनके जांच की व्यवस्था और जांच के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट दवा की व्यवस्था, और उस दवा के बाद फिर उनको 5 लाख रुपया के आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था। यानी पूरे भारतवर्ष की नारी, केवल विभूतिपुर की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की नारियों को किस प्रकार वो स्वस्थ रहे। क्यों स्वस्थ रहे? जब नारी स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, जब बच्चा स्वस्थ होगा उसकी मानसिकता स्वस्थ होगी, उसका आधार स्वस्थ होगा, समय का थोड़ा सा और ये रहेगा, और उसके आधार पर वो अपने परिवार का, समाज का संचालन करेगी। तीसरी पेयजल की व्यवस्था है। हम अपने मुखिया से, अपने विधायक से, अपने सांसद से पहले क्या मांगते थे कि एक चापाकल मुखिया जी हमको करवा दीजिए। आज कोई मांगता है चापाकल? क्या नल जल लगा हुआ है। हो सकता है कि कहीं त्रुटि हो, वो त्रुटि क्यों है?
तो हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, किसी बदले की भावना से, किसी न किसी प्रकार से 5-10 वार्ड का पंचायत है, 12 वार्ड का, तो 10 वार्ड में जा रहा है, 1 वार्ड में जल नहीं जा रहा है। वो हमारी स्थानीय समस्या है। पीने के पानी के लिए अब कोई समस्या नहीं बचा है। तो इस प्रकार पूरे मानव जीवन को हमने छूने का प्रयास किया है। कहीं त्रुटि हो सकती है, मानवीय स्वभाव है, गलतियां हो सकती है, क्योंकि पूर्ण इस जीवन में कोई नहीं हुआ है। लेकिन हम सभी लोग प्रयास किए हैं एनडीए के माध्यम से कि अधिक से अधिक लोगों को सहयोग किया जाए, जनता के बीच सहयोग भेजा जाए, उसका हमने प्रयास किया है। चूंकि समय का अभाव है आपको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महेश जी। धन्यवाद। प्रभात खबर की ओर से आयोजित इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल कार्यक्रम में पहले तो मैं प्रभात खबर की पूरी टीम को अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां उपस्थित तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रही बात चर्चा चली है तो कई वक्ताओं ने हमसे पहले अपनी अपनी बातों को रखा है। हम समझते हैं कि पहला सवाल करप्शन से जुड़ा हुआ सवाल। करप्शन एक ऐसी बीमारी जो किसी खास क्षेत्र में नहीं है, किसी खास प्रखंड में नहीं है। इन होल ये फेनोमेना जो है अगर बिहार के स्तर पर लीजिएगा तो पूरे बिहार में है। उसी बिहार के अंदर विभूतिपुर भी है। और जो सवाल, जिस तरह का सवाल समस्या विभूतिपुर के अंदर है, बगल में चले जाइए रोसड़ा में भी है, बगल में चले जाइए बछवाड़ा में भी है, खोदामनपुर में भी है। करप्शन हर चप्पे चप्पे में है। कोई व्यक्ति अकेला इस करप्शन को खत्म नहीं कर सकता है। ये आज की वास्तविक सच्चाई है। क्योंकि करप्शन जो खत्म होगा उसकी सफाई होगी ऊपर से, और ऊपर से जो लोग हैं शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका इरादा इस चीज को खत्म करने का नहीं है। अगर वो सफाई होगी तो ऊपर से होगी, नीचे से कोई कितना साफ कर लेगा और सीढ़ी की सफाई ऊपर से होगी, तब वास्तविक सफाई हो सकती है। इसलिए कोई एमएलए हो गए और वो खत्म कर देंगे, ये मैं नहीं मानता हूं। और जहां तक बात है, हमारे भाई जी बोले तो प्रखंड का सबसे महत्वपूर्ण ओहदा होता है प्रखंड प्रमुख का। वो भी 2.5 साल रहे हैं, लगभग 2 से 2.5 साल रहे हैं, तो कितना कम कर पाने में वो सफल हो पाए, हम समझते हैं ये तो अपने आप में सोचने की बात है। देखिए, किसी को बुरा लगने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति कोई खत्म नहीं कर सकता है करप्शन। पब्लिक जो जिसको काम रहता है, जो जिसको गरज कहते हैं, वो गरज से दौड़ता है। और यहाँ बैठा हुआ लोग जिसको काम डिस्पोजल करके देना है, वो किस मानसिकता से यहाँ बैठा हुआ है? वो जाता है बीडीओ, सीओ, एसडीओ, जिसका भी कहिए, वो पोस्टिंग होता है, वो माल दे के आता है और यहाँ पर जो है वो उसका दृष्टिकोण कमाने के दृष्टिकोण से आता है। मैं ये भी ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, उसका दृष्टिकोण अंदर में रहता है कि हम कमावें। और इस परिस्थिति में जो है कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता है, और कोई समूह भी करना चाहे तो उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा और काफी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसमें हर एक जनता, हर पॉलिटिकल पार्टी की भागीदारी होगी, तब करप्शन जाके खत्म होगा। और उसमें भी ईमानदार प्रयास करना होगा। कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इसको समूल नाश करने के लिए कितना प्रतिबद्ध हैं, कितना डिटरमिनेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात है एजुकेशन की बात। एजुकेशन में आज इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आज कमी भी है और उसमें संसाधन मुहैया भी किया गया है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? बिहार का किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी बड़े पदाधिकारी का एक भी बेटा बेटी जो है सो इस सार्वजनिक स्कूल के अंदर नहीं पढ़ता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि जब तक मंत्री, विधायक, ऑफिसर का बेटा जो है सार्वजनिक स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ना शुरू करेगा, तब तक शिक्षा की व्यवस्था सुधार नहीं हो सकती है।
हमारा बेटा पढ़ेगा इंग्लैंड में, हमारा बेटा पढ़ेगा दिल्ली के बड़े हाई स्कूल में, मतलब पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा। हमारी चिंता क्या होगी कि हमारे गांव के स्कूल में क्या पढ़ रहा है, कोखो चल रहा है कि टोठो चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एजुकेशन वो आधार है, विकास का पहली कड़ी है। और एजुकेशन के साथ जो भी सरकार है, कहने के लिए गिनाने के लिए जितना भी हो जाए, वास्तव में हुआ है। सही कह रहे थे राम बहादुर बाबू की संख्या बढ़ाने के लिए मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल किया गया और उसी हाई स्कूल का अपग्रेड करके +2 कर दिया गया। +2 तो कर देने से क्या होगा, लेकिन उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है भी तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। और शिक्षा में जब तक सुधार नहीं होगा, विकास का कितना भी जो है हम दावा कर लें, वो विकास खोखला है, वो विकास अधूरा है। पहली कड़ी है, बुनियाद है एजुकेशन। एजुकेशन को हर हाल में जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, भाई 2 तरह की शिक्षा है, ये आम लोगों के लिए अलग है और पैसे वालों के लिए, बड़े लोगों के लिए अलग है। इस देश के अंदर जो विकास हुआ उसमें 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था आज के समय में है। और पैसे वाले का बच्चा जो है बड़ा बड़ा फीस दे करके ऐसा है जो 2 लाख का मतलब सालाना जो है 2 लाख 4 लाख रुपया एक बच्चे के ऊपर लगता है। एडमिशन में, नर्सरी में एडमिशन में जो है 2-2 लाख रुपया लगता है। ऐसा स्कूल खुल चुका है, कौन पढ़ेगा? गरीब के बच्चे के प्रति चिंता किसकी है? जो गांव घर के अंदर बहुमत आबादी का बच्चा है, वो एजुकेशन के नाम पर जा रहा है, लेकिन उसको वास्तविक शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षकों की भर्ती जरूर हुई है, लेकिन रियलिटी कुछ है। इस बात को सबको समझना होगा। और सबसे ज्यादा जवाबदेही किनकी होती है? जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी दल के हों, उनकी जवाबदेही सबसे ज्यादा होती है। हम कितना ईमानदार हैं शिक्षा को सुधार करने के लिए, हम कितना प्रतिबद्ध हैं कि हम जो है शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो, इस चीज को देखना पड़ेगा। सरकार है तो सरकार के ऊपर भी और जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर उंगली उठेगी ही, क्योंकि व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। साधन संसाधन सब उनके हाथ में, तंत्र उनके हाथ में है। तो ये वास्तविकता है और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। बस ठीक है महेश जी, चूंकि हमारा ये कार्यक्रम 1 घंटे का होता है, तय समय सीमा है और हम चाहते हैं कि लोगों से सवाल ज्यादा आए, तो जल्दी से दिलीप जी अपनी बात रखिए, फिर हम लोगों के बीच सीधा पहुंचेंगे। प्रभात खबर के द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस का आयोजन सिरसी उच्च विद्यालय के प्रांगण में किया गया है। मैं आयोजक को मैं धन्यवाद देता हूं। बात रहा नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जब बने हैं 2005 से पहले बिहार क्या था। बात हुआ शिक्षा का बात करते हैं तो 2005 से पहले विद्यालय का मकान नहीं था और गांव घर में घूमते सबसे जो खराब मकान था उसका नाम था विद्यालय। आज हर गांव में जाइए तो जहाँ सबसे अच्छा मकान हो उसको समझिए विद्यालय है। बचा पढ़ाई का सवाल, नीतीश कुमार के द्वारा हर विद्यालय में शिक्षक इतना दिया गया है जो विद्यार्थी की तुलना में 25-30 के छात्र के अनुपात में शिक्षक का विद्यालय में पोस्टिंग किया गया है। बात बचा पढ़ाई लिखाई का सवाल। पढ़ाई अगर नहीं होती तो कौन कोचिंग का विद्यार्थी बिहार में टॉपर किया है? ये बगल में नहन हाई स्कूल है जिसका प्रथम स्थान और तृतीय स्थान, जो हाई स्कूल सरकारी स्कूल है उसी विद्यालय से बिहार में टॉपर किया है। बचा हम शिक्षक कहीं बाहर से नहीं आते हैं, शिक्षक हमारे समाज के बीच के हैं। अगर हम चाहेंगे, हम सब मिल के चाहेंगे शिक्षा का सुधार करना, समाज का भी दायित्व बनता है। सरकार एक है मुख्यमंत्री बिहार में, उसके 243 विधायक हैं। एक प्रमुख होता है जिसका 42 अन्य सदस्य होते हैं। एक मुखिया होता है जिसका 15, 16, 17, 18 वार्ड मेंबर होते हैं। मुखिया का काम है केंद्रित करना, योजना देना, सरकार के जो द्वारा है राशि मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा, उस योजना को क्षेत्र में बांटना। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हों, विधायक हों या जिला परिषद हों, उनका काम है धरती पर कैसे काम उतारें। उनको मीटिंग दिया जाता है। विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं, जो स्थानीय विधायक होते हैं, वो हर विद्यालय से जो हाई स्कूल होते हैं उसका अध्यक्ष होते हैं। उनका भी दायित्व है कि विद्यालय में टीचर क्यों नहीं पढ़ाते हैं, विद्यालय में रंग रोगन क्यों नहीं हुआ। जब सरकार के द्वारा इस विद्यालय विकास कोड में पैसा की कमी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं रंग रोगन हुआ। रंग रोगन तो होना चाहिए। इसके लिए जो वार्ड मेंबर हैं, विधायक जी हैं, स्थानीय समिति हैं, उनका दायित्व बनता है
अपने मुखिया से वो फंड लें और फंड लेकर कार्य को धरती पर लावें। ये तो शिक्षा की बात हुआ। दूसरा ये स्वास्थ्य जो स्थिति थी बिहार में, हॉस्पिटल तो कहीं था ही नहीं, वहां पर कुत्ता की बास होती थी, 2-4 कुत्ता बतू बैठते थे। लेकिन आज देखिए हर हॉस्पिटल में मकान बन गया है, डॉक्टर बैठते हैं। अभी विभूतिपुर में देखिए एक्सरे मशीन भी बैठ गया है, जांच भी बैठ गया है। बचा डॉक्टर नहीं आते हैं। डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं? इसके लिए भी तो कमेटी बना हुआ है। हम सब कमेटी का काम है, पब्लिक का काम है, सप्ताह में 1-2 दिन जाकर भाई किसका ड्यूटी है, क्यों ना आते हैं, हाजिरी काटेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे, डीएम को लिखेंगे, वो डॉक्टर सस्पेंड होंगे, क्यों ना आएंगे? इसके लिए दायित्व हम ग्रामीण का भी है। दूसरा सड़क का निर्माण है। सड़क में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क से बिहार में बहुत सड़क बनते हैं, बहुत सड़क बना है, करोड़ों का योजना आता है, उसमें पैसे की कमी नहीं है। आप कैसे योजना लीजिएगा ये तो वार्ड मेंबर, समिति, जिला परिषद, माननीय विधायक वो समझे। यहाँ तो विभूतिपुर में विकास हुआ है, लेकिन पुराने कपड़े को साफ कर कर आयरन किया गया है। पुराने कपड़े को साफ कर कर सिर्फ आयरन किया गया है। विकास तो हुआ है, लेकिन नया कपड़ा विभूतिपुर में अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये 5 साल विगत में विकास सड़क की बात करते हैं। और प्रशासन की बात है, पहले अंचल में स्टाफ की कमी थी, अब तो हर पंचायत में कर्मचारी दिया गया है, हर पंचायत में ग्राम सेवक दिया गया है, ब्लॉक में डाटा ऑपरेटर है। पहले जन्म मृत्यु के लिए भोगते थे, अभी सरकार ने कहा नहीं, पंचायत में ही जन्म मृत्यु बनेगा। और जन्म है, मृत्यु है, जितना भी काम है आप ऑनलाइन कीजिए, आपको ब्लॉक जाना भी नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन कीजिए, घर बैठे पेपर लीजिए। तो बचा विभूतिपुर की बात हो रही है। बहुत लोग बोले कि विकास किए हैं, कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है विभूतिपुर, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार एनडीए की सरकार थी। अगर एनडीए के यहाँ पर मेंबर होते हैं, ऐसे ही होता है, जो जिसका पार्टी का सरकार बनता है वहाँ कम अधिक मिलता है, कुछ अनदेखा तो किया जाता है। अगर एनडीए के यहाँ उम्मीदवार जीतते तो यहाँ विकास और देखने को मिलता। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, तो अब आपके सवालों की बारी है। आप सबसे अनुरोध बस इतना ही होगा कि आप जो भी सवाल रखेंगे वो विधानसभा स्तर का सवाल रखें, क्योंकि जब अपने विधानसभा स्तर का सवाल रखेंगे तो उनसे प्रतिक्रिया लेने में भी हमें बनेगा ये। अगर हम राज्य स्तरीय कोई सवाल रखें तो मुझे नहीं लगता है कि यहां कोई सार्थक चर्चा हो पाएगी। आप अपना सवाल रखिए विधानसभा स्तर पे, जो भी सवाल हो आप एक साथ 2-3 सवाल रख सकते हैं। जिनके पास भी सवाल हो आप अपने जगह पे हाथ उठा कीजिए, हम आपके पास पहुंच के सवाल लेंगे। जी, आपके पास नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम श्याम किशोर कमल है। मैं जानना चाहता हूं, हमारे अभी कई साथियों ने अपने अपनी बातों को रखा, मैं जानना चाहता हूं विभूतिपुर में 112 रोड का सैंक्शन हुआ, जिन 112 रोड में 371 किलोमीटर रोड है उस पर काम चल रहा है, तमाम रोडों पर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आज जो 1100 रुपया वृद्ध लोगों का चर्चा का इन्होंने बात किया है, वो विधानसभा में अजय जी ने उठाया, सरकार से कहा कि आप 400 में चाय और नाश्ता भी नहीं होगा। भाई साहब आप सवाल रखिए, आप बात रखने के लिए वहां विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, आप जवाब, आप सवाल रखिए। दूसरी बात है, बात नहीं सवाल, दूसरा सवाल है हमारा, जो आज संपूर्ण बिहार में करप्शन क्यों है, अफसर लोगों को पैसा लेके पोस्टिंग क्यों किया जाता है, ये सवाल मेरा है। 2 सवाल। ठीक है, एनडीए के प्रतिनिधि से आपका जो सवाल है करप्शन को लेकर के सवाल। अरविंद जी, कहना है सर कि ब्लॉक स्तर पे इनका करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं तो पहले ही बताया, ब्लॉक स्तर पर करप्शन है। विभूतिपुर में इसके जिम्मेदार कौन, सत्ता में कौन है? जिनका सवाल है सत्ता में भी तो वही है विभूतिपुर में। और बात रह गई लाभार्थी का 400 रुपया, जी, तो बता रहे हैं कि हमारे विधायक जी सवाल को उठाए। अगर इनके विधायक जी सवाल को उठाए तो सिर्फ विभूतिपुर में ही 400 से 1100 होना चाहिए, पूरे शिव बिहार में नहीं होनी चाहिए था। और जब वो सत्ता में थे, सरकार में थे, जिस समय आरजेडी के साथ उनकी सरकार में वो थे,
और महत्वपूर्ण दायित्व पर थे, उस समय फिर जो मांग इन्होंने किया उस समय लागू क्यों नहीं हुआ? ये लागू तो एनडीए की जब सरकार बनी तो 400 से 1100 से हुआ। ये सभी बेबुनियादी बातें हैं, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। माल महाजन का मिर्जा खेले होली करेगा एनडीए, नाम गिनाने के लिए, अपनी उपलब्धि करवाने के लिए कहेंगे कि हमने ऐसा किया वैसा किया। बात रह गई सड़क की, विकास की, तो क्या विधायक फंड से कितनी सड़कों का काम किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी गई है जी, उसमें कितनी योजनाएं इनका है और कितना बिहार सरकार का है, उसका भी थोड़ा आकलन कर लिया जाए। काम तो बहुत सारे हो रही है, मुख्यमंत्री सड़क योजना से हो रहा है, ग्रामीण विकास से हो रहा है, नाबार्ड से हो रहा है। ये सारे चीज को गिन के करेंगे कि मैं ही कर रहा हूं, तो फिर इसका तो कोई जवाब नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया महेश जी से भी लेंगे। चूंकि आरोप लग रहा है सर कि विधानसभा में आप क्रेडिट ले रहे हैं कि ये होना तो चाहिए था सिर्फ विभूतिपुर में, हुआ तो पूरे बिहार में। उनका कहना है कि एनडीए कर रही है कुछ ऐसे योजनाएं जो सड़क को लेकर के है, और क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई विधायक जी के फंड से हो रहा है। क्या कहेंगे सर? विधायक जी का फंड जो है वो कितना है? 4 करोड़, वो सीमित है। और बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो एक सड़क बनने में जो है 2 करोड़ 4 करोड़ लगता है। तो सही बात है, इन्होंने कहा कि सरकार एनडीए की है, तो एनडीए की सरकार तो है, नो डाउट एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन धरातल पर काम कराने के लिए कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है, विभाग में देना पड़ता है, मंत्री विभाग में जो है जा करके अपील करना पड़ता है, कहना सुनना पड़ता है। वो काम कौन किया? उसके लिए प्रयास तो माननीय विधायक जी ने किया है और पूरे तौर पे किया है। तो जमीन पर उतारने के लिए योजना बहुत है, लेकिन जमीन पर जो उतारने के लिए जो प्रयास किया गया वो प्रयास की गिनती नहीं होगी, उस प्रयास की भी गिनती होनी चाहिए और होगी। ठीक है महेश जी, जी आपका सवाल था, जी बताइए। चूंकि हम छात्र, नाम बताइए। मेरा नाम केशव झा है, हम छात्र हैं। तो हम छात्र हैं तो हमारा सवाल शिक्षा से जुड़ा होगा, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उच्च स्तरीय शिक्षा से जुड़ा होगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस जिले में लगभग 50,000 विद्यार्थी एक साल में ग्रेजुएशन से उत्तीर्ण होते हैं। उसके जवाब में 300 भी पीजी में नामांकन के लिए सीट नहीं है। आखिर क्यों? एनडीए के प्रत्याशी से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है, सवाल है कि 50,000 से अधिक ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन पीजी में 300 से अधिक सीटें भी नहीं है, यही ना? एनडीए के जो साथी हैं जवाब देंगे। सर शशिधर जी, इसके बाद मैं पहुंचूंगा दिलीप नारायण जी के पास भी, चूंकि शिक्षा पे बड़ा जोर दे रहे थे। आज एनडीए की सरकार में शिक्षा पर और उच्च स्तरीय शिक्षा पर केवल इन्होंने पीजी की बात करी है। इंजीनियरिंग कॉलेज की कितनी संख्या बढ़ी है बिहार में, मेडिकल कॉलेज की कितनी संख्या बढ़ी है बिहार में, आईआईटी कॉलेज की कितनी संख्या बढ़ी है बिहार में, पीजी कॉलेज पीजी में की जो पढ़ाई है जी, वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है और सरकार उस पर लगातार प्रयासरत है ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे पीजी में पढ़ सकें, पीएचडी कर सकें। उसके लिए सरकार का प्रयास जारी है और उसी प्रयास के तहत जो आईआईटी की शिक्षा है, इंजीनियरिंग की शिक्षा है, सभी शिक्षाओं पर जोर दिया जा रहा है और उस सीट को भी बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, कई बार हो सकता है, मैं एक चीज, हम लोग चूंकि कार्यक्रम लगातार लंबे समय से कर रहे हैं, सवाल आपके हो सकते हैं और जो जवाब पैनल से मिल रहा है, प्रतिनिधियों से मिल रहा है, हो सकता है आप उससे संतुष्ट ना भी हो, और जो सवाल इधर से भी हो रहा है और प्रतिनिधि भी उससे हो सकता है संतुष्ट ना हो। लेकिन ये सभी आपके मनस्थिति पे हम छोड़ रहे हैं कि आप खुद सोचिए आपको जो जवाब मिला है वो कितना संतुष्ट आपको कर रहा है। मैं डिबेट नहीं कराऊंगा, अगर डिबेट होगा तो फिर लंबा चलता चला जाएगा। सवाल और भी हो सकते हैं। जी, आपके पास सवाल, आपके पास भी। जी, मैं आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस
को मैं सम्मानित करता हूं, जिन्होंने विभूतिपुर की धरती पर एक अच्छे कार्यक्रम किए। और मेरा सवाल है, जो हमारे भाजपा के जिला महामंत्री और इस विभूतिपुर के भावी विधायक प्रत्याशी अरविंद कुमार कुशवाहा जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के सवाल पे विभूतिपुर भ्रष्टाचार मुक्त की सवाल किए, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आज जो सीपीएम के विधायक कॉमरेड अजय जी 5 वर्षों से 2020 से 25वां उनका चल रहा है, इस 5 वर्षों के कार्यकाल में हमारे अरविंद जी लगभग 2.5 वर्षों तक विभूतिपुर प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधित्व थे और हमारे सम्मानित प्रखंड प्रमुख महोदय भी बैठे हुए हैं। उन्हें इस चीज़ को भी जवाब देना चाहिए, क्या इस विधायक जी के साथ में जो 2.5 वर्षों का उनका कार्यकाल था, क्या विभूतिपुर प्रखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका था? उन्होंने कितने भ्रष्टाचार को कम किए? दूसरी सवाल हमारे अभी के प्रमुख प्रतिनिधि महोदय दिलीप नारायण जी ने किए हैं। जो विकास तो हुआ है, विभूतिपुर में विकास हुई है, लेकिन मतलब हुआ जो है, मतलब चादर जो है उस पर जो है जो मलहम पट्टी हुआ है। तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। जवाब आपको नहीं देना, जवाब नहीं, सवाल रखिए। सवाल अरविंद जी से था जी, मैं पहुंच रहा हूं, रुक जाइए, एक एक करके भी सवाल लेंगे ना हम जी। सवाल है कि 2.5 साल के प्रमुख प्रतिनिधि के कार्य के रूप में मैंने विभूतिपुर प्रखंड का सेवा किया, और इस बीच में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति रही, तो ये विषय आप आम जनता से पूछ लिए, विभूतिपुर की जनता मालिकों से पूछिए कि जिस समय रूपांजलि जी विभूतिपुर की प्रखंड प्रमुख थी और अरविंद कुशवाहा उसका प्रतिनिधित्व करते थे, उस समय 2.5 साल की दौड़ में और आज उसके बाद की दौड़ में क्या स्थिति बनी है, ये आम जनता जवाब देंगे। अपने मियाँ मुठ्ठुर होने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। धन्यवाद। ठीक बात जी। अब एक बार हम 3-4 सवाल ले लेते हैं। मैं पहुंच रहा हूं भाई साहब, मैं कह दिया आपके पास पहुंचूंगा, और सवाल लेने दीजिए मुझे जी। खड़े हो जाइए, नाम बताइए और सवाल। कृष्णदेव प्रसाद सिंह, पूर्व जिला पार्षद। इसे प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, जो सरकार ने शिक्षा समिति का गठन किया है प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय में, मैं जानना चाहता हूं उच्च विद्यालय में विधायक क्षेत्रीय उसके अध्यक्ष होते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है कि प्रोसीडिंग लिखा जाता है और विधायक जी समस्तीपुर आवास या ब्लॉक में आते हैं जनता दरबार में, वहां आके दस्तखत कर देते हैं। मेरा प्रश्न उनके प्रतिनिधि से होगा कि विधायक जी कब हाई स्कूल में जा करके सभी सदस्य को बुला करके बैठक करके और विद्यालय के विकास के दृष्टिकोण से निर्णय लेंगे और तब अपना दस्तखत करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि स्थानीय स्तर पर जो विद्यालय है उसमें शिक्षा समिति का जो गठन होता है प्राय कागज पर होता है, उसको जो वैधानिक रूप से गठन होना चाहिए उसमें हो, और उस शिक्षा समिति में उस क्षेत्र के रिटायर्ड हेडमास्टर, शिक्षक, बुद्धिजीवी को शामिल किया जाना चाहिए, जो शिक्षा समिति में शामिल नहीं किया गया। तीसरी प्रश्न, जल्दी एकदम बोल रहे हैं आप, तो डिस्टर्ब किया ज्यादा समय लग जाएगा, आप छोड़ दीजिए, जल्दी हम बोल लेंगे। तीसरा सवाल है कि सरकार ने मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किया, हाई स्कूल बनाया, सब चीज किया। इस चौपाल के माध्यम से हम चाहेंगे इस प्रखंड के अंदर जनता महाविद्यालय सिंघापुर जो इंटर कॉलेज है और कल्याणपुर का कॉलेज है, इसको भी सरकार जिस तरह इसको उत्क्रमित किया उसको भी शामिल करे और उसको सरकार दर्जा दे। उसमें शिक्षक बहाली हो चुकी, उसमें सारी व्यवस्थाएं मौजूद है और वो शामिल होता है तो भवन जो खंडहर की स्थिति की ओर बढ़ रहा है, टीचर रिटायर होकर के जा रहे हैं, तो विद्यालय का भी, इंटर कॉलेज का भी भविष्य सुरक्षित होगा। जमीन मालिक ने जमीन दिया उसका भी सम्मान बढ़ेगा। इसलिए दोनों इंटर कॉलेज को सरकार अपने सूची में शामिल करे। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक इसके लिए कितना प्रयास किए विधानसभा में, इसका बताने का प्रयास करें। महेश जी, तीनों सवाल आपके सामने हैं। देखिए, पहला तो है कि कृष्णदेव जी ने कहा कि हाई स्कूल और +2 के अंदर जो है जो कमेटी है, प्रबंध कारिणी कमेटी, तो उसकी बैठक जो है होती है कि नहीं होती है, मतलब विधायक जी शामिल होते हैं कि नहीं? विधायक जी बैठक में शामिल भी होते हैं और जो उचित सुझाव होता है, जो डायरेक्शन होता है और वो दिया जाता है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। अगली बात है
कि इंटर कॉलेज, सही बात है, इंटर कॉलेज इस सरकार ने जो आनंद फानंद में जो मिडिल को माने मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया और +2 किया, तो इसका शिकार जो है ये जनता कॉलेज और BRNKS कॉलेज नरहन जैसी संस्थान जो इस इलाके का गौरव हुआ करता था। वहां पर जैसे हाई स्कूल में विद्यार्थी एक पहली घंटी से लेके 5वीं 6ठी घंटी तक लोग पढ़ने जाते हैं विद्यार्थी, तो उस तरह से पढ़ाई होती थी इस जनता कॉलेज में। लेकिन आज ये स्थिति है जो यहाँ पर बच्चे एडमिशन कराने के लिए जाते, चूंकि उसी बगल के कॉलेज में लड़का कहाँ से जाएगा, बगल के हर पंचायत में जो है +2 हो गया। अब उसको यह सरकार ने बाध्य कर दिया कि अपने पंचायत के अंदर ही एडमिशन कराना है +2 में, और तो उस वहां लड़का कहाँ से आएगा, जो थोड़ा बहुत भी जाता है। रखेंगे, बात लेंगे। पहली बात तो ये है, जरा उसको ठीक करो भाई। हेलो, पहली बात तो इन्होंने एडमिशन की बात की। आप जानते होंगे यहाँ लोग अप्लाई करते हैं ऑनलाइन और डिस्ट्रिक्ट से चयन होता है और स्थानीय बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता है। बाहर के, बहुत बाहर के बच्चियों को इस कॉलेज में एडमिशन दिया लगाया जाता है, उसकी उपस्थिति नहीं हो पाती है। ये व्यवहारिक कठिनाई है। दूसरी बात, बहुत बड़ी कठिनाई है कि यहाँ जो अनुदान मिलता है वो बच्चियों के प्राप्तांक पर, फर्स्ट डिवीजन इतना, थर्ड जगह में इतना, सेकेंड डिवीजन इतना, बच्ची के लिए इतना, बच्चों के लिए इतना, और बहुत ही इन्फीरियर बच्चे का चयन करके इस ऐसे महाविद्यालयों में भेजे जाते हैं। एक तो उसका रिजल्ट, पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि वो अटेंड नहीं कर पाते हैं जो भी शिक्षक हैं। दूसरी बात है उनकी दूरी बहुत होती है। जब मैं था तो प्राथमिकता देता था मैं अगल बगल के बच्चियों को, और उपस्थिति उसको घर पर से जाके बुला के लाता था, ठीक है, गार्जियन से संपर्क करता था। ये एक टेक्निकल कठिनाई है। ठीक है महेश जी, एक और छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए। वो कह रहे थे कि अनुशंसा नहीं करते हैं कि शिक्षकों लोगों को उसमें समिति में ऐड किया जाए। वो दोनों कॉलेज जो है वित्त रहित, जी, वित्त रहित में सरकार ने ही प्रावधान किया है कि पास आउट जो स्टूडेंट होंगे अकॉर्डिंग टू पास आउट नंबर ऑफ पास आउट स्टूडेंट, तो उसके आधार पर गवर्नमेंट जो है ऐड देती है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। जो पास आउट सर हुआ वही रिजल्ट, जो पास आउट, तो उस रिजल्ट के आधार पर जो है वहां ऐड मिलता है। ऐड की स्थिति यह है कि केवल जनता कॉलेज की नहीं, आप चले जाए संत कबीर कॉलेज, जो भी जितना वित्त रहित कॉलेज है उसमें ऐड की स्थिति है 5 साल 7 साल से वहां पर जो है वो ऐड या तो आया नहीं, अगर आया है तो उसके अंदर जो कमिटी है वहां झंझट चल रहा है, तो उसके चलते जो है पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। जो वास्तविक शिक्षक जो हैं जिनको लाभ मिल जाना चाहिए वो लाभ से वंचित हो जाते हैं, और पैसा उनके हिस्सा का भी पैसा 5 लाख 8 लाख रखा हुआ है बैंक खाता में, लेकिन वो बेचारे जीरो बैलेंस पर जो है सो आउट हो जाते हैं। ये तो सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ सवाल है, और इसको इस वित्त रहित के मामले में सब लोग सपना दिखाए, पहले के भी मुख्यमंत्री सपना दिखाए वित्त रहित वाले को। सर सवाल उनका कुछ और था मुझे लग रहा है। जी, उनका सवाल ये था कि आप कब बुद्धिजीवियों जैसे रिटायर्ड प्रोफेसर हो गए, रिटायर्ड शिक्षक हो गए, उनको समिति में ऐड करवाएंगे? और ये मतलब मिडिल स्कूल, हाँ, जो शिक्षा समिति का जो ये होता है, नहीं, उनका कहना था कि जो 2 स्तर, क्या समिति का सर सवाल था आपका? प्राइमरी और मिडिल के अंदर, यही ना? मेरा था जो हाई स्कूल में जो विधायक जी अध्यक्ष होते हैं उसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग को, शिक्षाविद को भी कमिटी में रखना है। उसमें आप यहाँ किसको रखे जहां हम लोग हैं? फिर अन्य विद्यालय में शिक्षा समिति में शिक्षाविद लोग को रखना चाहिए, जो नहीं है वो कब तक रखा जाएगा? छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर से पीछे से सवाल लेंगे जी। जहां जहां भी हाई स्कूल है जो अपग्रेड भी हुआ है, तो वहां के स्थानीय कोई रिटायर्ड टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, तो वैसे लोगों को रखा गया है। अब हर हाई स्कूल का हम तो लिस्ट
मतलब नहीं बता सकते हैं, नहीं प्रस्तुत कर सकते अभी तुरंत। तो ये हुआ है। अब हो सकता है कि जो मतलब कृष्णदेव जी के यहाँ कौन बने हैं, एग्जैक्ट इस बात को ठीक है, नहीं बता ठीक है, सकते। बताइए, सवाल बताइए। सबसे पहले तो आपका विभूतिपुर की धरती पे स्वागत है और धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने हमें मौका दिया हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से अपने समस्या से अवगत करवाने का। मेरा सबसे बड़ा समस्या, मैं डीवीएन कॉलेज नरहन से बीएड का छात्र हूँ और डीवीएन कॉलेज की जो व्यवस्था है इतनी दयनीय है, जो हमारे एक भी जनप्रतिनिधि, कोई भी है, एक भी नहीं बोल सकते जो वहाँ कभी हम भ्रमण के लिए गए। आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था होती है उससे गंदा व्यवस्था वहाँ का है। ना वहाँ आपको पानी की व्यवस्था मिलेगी, बार बार वहाँ आंदोलन करिए तो एक जार आके रख दिया जाएगा और वो भी कब आएगा कब नहीं आएगा इसका कोई पता नहीं। ग्राउंड में जाइएगा तो वहाँ आप दिख नहीं पाएगा, इतना बड़ा जंगल है वहाँ पे, इतनी बड़ी झाड़ियाँ रहती है। शिक्षा का, वहाँ पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए लोग वहाँ जाते हैं और कोई व्यवस्था नहीं रहती है। दूसरी, एंटी टर्माइट के लिए वहाँ पे पैसा रहता है, 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया एंटी टर्माइट पे खर्च होता है। आपका फोटो फ्रेम 50-50 हज़ार का एक फोटो फ्रेम लगता है, इसके लिए कोई सवाल नहीं रहता। लेकिन एक पानी प्लांट लग जाए, आरओ लग जाए, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना एक डिजिटल बोर्ड रहता है। ठीक है, सवाल आपका वाजिब है जी। नाम बताएं। सवाल। हम सिलवंत कुमार विभूतिपुर कल्याणपुर के निवासी किसान के मुद्दा पर बात रखना चाहते हैं। हमारे 3 प्रमुख साहब बैठे हुए हैं। जब किसान का मुद्दा होता है, अभी बीज का मतलब है जो सरसों का बीज आना चाहिए, जब सरसों हम लोग को यहाँ फुलाने लगता है तब बीज आता है और इसमें क्या है, किसान को नहीं मिलता है, वो बिकता है बीज। जो किसान का सिर्फ आधार कार्ड लगता है उसको बीज मिलता है, जो जेन्युइन किसान है उसको नहीं मिलता है। इससे पहले अरहर का जो बीज आया, मूंग का बीज आया, दुकान में बिका, वैसे किसान को मिला। जो भूमिहीन है उनका आधार कार्ड लगता है, ऑनलाइन होता है और बीज मिलता है और बेचने का काम करते हैं। रह गए, कह रहे थे जो जंगल राज। आज नरहन का कॉलेज में देखिए, अभी वर्तमान जंगल राज है, एनडीए का सरकार क्या कर रहा है, उस मुद्दा पर बात कीजिए। विद्यार्थी का मुद्दा पर बात कीजिए, खेल का मुद्दा पर बात कीजिए। अभी हम कुश्ती संघ से भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो यहाँ भाजपा के लोग कुश्ती कराए, यहाँ जो पहलवान को प्रोत्साहित करने का राशि दिए समस्त बेगूसराय जिला के मंसूर चक में 3 महीना तक उस पहलवान का राशि नहीं मिला। भाजपा का जो मंत्री थे क्या कर रहे थे? विभूतिपुर की बात है। अरे तो जब सरकार की बात कीजिएगा तो सब जगह करना होगा। पहले ही, अब इस पे प्रतिक्रिया कौन देगा, बताइए इस पे जी। सवाल आपका वाजिब था, बीज वाला। पहलवानी से जुड़े हुए हैं तो हम पहलवान का मुद्दा नहीं रखेंगे क्या? कौन चीज का अध्यक्ष? बिल्कुल। बीज को लेकर के सर जो ये कह रहे थे, बीज की जो किसानों को है वो सही रेट पे और सही समय पे नहीं मिलता है। देखिए, बीज की तो वास्तविकता यही है, बीज जो है, जो खेती का समय जिस चीज का होता है तो उस समय को कटा करके बीज सरकार आपूर्ति करती है, बीज की आपूर्ति होती है। और जब बीज की आपूर्ति होता है, लोग जब फसल लग जाता है तो क्या उसका दुरुपयोग ही होगा? लोग दुरुपयोग करते हैं, ये हो रहा है। ठीक, जनसुराज के प्रतिनिधि हैं, बीजेपी से अरविंद जी हैं, चुनाव भी लड़ने वाले हैं। एक चीज उन्होंने कहा, हाँ, उन्हीं के सवाल पे हम ले रहे थे। 1 मिनट हम बोल देते हैं। संजोग ऐसा है कि जिस दिन उन्होंने इस सवाल को उठाया पेयजल का, मैं उस कॉलेज के अंदर मौजूद था और हमने प्रिंसिपल साहब को कहा, भाई इतनी छोटी छोटी बात है, पानी की व्यवस्था है, इसके लिए आपके यहाँ कॉलेज के अंदर बीएड में लगभग 4 करोड़ रुपया रखा हुआ है और एक स्टूडेंट मांग कर रहा है कि आप जो है से एक पीने की पानी की व्यवस्था कर दीजिए। क्या आप लोग करते हैं? काहे नहीं कर देते हैं? उन्होंने कहा कि हम तो अभी नए नए आए हैं और हम देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। ये तो मतलब सच्चाई बात है। देखिए, जो पद पर भी है, छोटी सी बात है। अब प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ मामला, सर रहे हैं, सर प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हुए हैं, लेकिन आज भी इनकी इतनी प्रतिष्ठा है कि इन्होंने एक मतलब सीमित संसाधन में संस्था को इस रूप में स्थापित किया इलाके के अंदर, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में इन्होंने जनता कॉलेज को स्थापित किया। लेकिन सब कुछ से लेस नरहन कॉलेज है, और लेकिन वहां जो आते हैं प्रिंसिपल साहब तो इस रूप में करते हैं कि एक पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जंगल की सफाई नहीं कर सकते जी। मैं सबसे पहले सिलवन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने
किसान के सवाल को रखा है। शिक्षा भी मूल समस्या है, तो हमको लगता है कि अभी यहाँ 15 साल 20 साल वाले दोनों बैठे हुए हैं, तो मूल समस्या किसान का, जैसा सिलवंत भाई ने कहा कि किसानों का बीज नहीं मिल पाती है। सबसे पहले आप जानिए कि बिहार सरकार का जो ये कृषि रोड मैप है ये बुरी तरह फेल है, और जब अभी सरसों की बुआई होगी 10 दिन के अंदर, तो वो बीज जाएगा आपको 20 दिन के बाद, और 20 दिन के आने के बाद वो गुणवत्ता नहीं रहती है कि किसान उसको लगा सके। अभी धान का बीज मिला है, जो लोग कोई ले गए हैं वो घर में रखे हुए हैं, उस धान को लगाने का काम नहीं किए। तो ये सरकार के नीति का दोष है कि किसान को सही समय पर बीज सही। अभी यूरिया का देखिए ये स्थिति है कि यूरिया 266 रुपया 50 पैसा अभी दाम है, लेकिन कहीं भी सामान मार्केट में आप जाइए तो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो 330 रुपया से, जो मैं भी खरीदा हूँ कि 330 रुपया में मिलता है। तो सरकार ये 2000 करके किसान को एक तरह से कहती कि प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन हम लोगों का कहना है कि किसान का दोहन होता है। किसान का मूलभूत जो समस्या है उससे सरकार आंख चुराती है और सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। सरकार अगर बीज किसान को सही मुहैया करा दिया जाए, खाद सही समय पर मुहैया करा दिया जाए, तो किसान का हमको लगता है 25-30% समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है। सवाल मैं कहना चाहता हूं कि विभूतिपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित दर पर, जो हमारे अभी श्याम भाई ने बताया, यूरिया, डीएपी और दूसरे खाद का जो किल्लत नहीं, मजाकिया किल्लत बनाया जाता है, बनावटी किल्लत बना करके, और जो भ्रष्टाचार का जो कीमत है वह ज्यादा वसूला जाता है। दूसरा हम कहना चाहते हैं, इस सरकार के द्वारा किसानों के लिए नैनो यूरिया जो विभूतिपुर में किसी भी खेत में काम नहीं करता, किसानों के ऊपर थोपा जाता, ये लेना पड़ेगा। ये इसका हम जानना चाहते कि ऐसा क्यों। दूसरी है, सवाल हमारा है बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से, जो मंत्री रहते हैं, जो उनका कृषि मंत्री होते हैं, और उनका जो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा क्वेश्चन उनसे होगा। दूसरा हमारा सवाल है कि आज जो नैनो यूरिया का सवाल तो मैंने रखा, और दूध जो हमारा प्रोडक्शन किसानों का होता है, आज विदेशों से मंगा करके हमारे किसानों का दूध का रेट कम क्यों होता है। तीसरी हमारा सवाल ये है कि हमारा जो उत्पादन होता है धान का, मक्का का या दूसरे पैदावार, उसकी कीमत जो हमारा निर्धारित होती है उसके दर से अभी तक लागू नहीं हुआ, और ये समस्या बिहार सरकार जब तक इसका निर्धारण नहीं करती, किसान खुशहाल नहीं हो सकता और आज खुशहाल नहीं हो सकते। ठीक है। दिलीप जी, बिहार सरकार से सवाल है सर। सबसे पहले मैं श्याम बाबू का जवाब दूंगा। श्याम बाबू जी बोले थे कि 371 किलोमीटर रोड का निर्माण विभूतिपुर कराया गया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, नव निर्माण या मरम्मती निर्माण, बिहार सरकार का जो कानून बना है, जो मुख्यमंत्री सड़क या प्रधानमंत्री सड़क में चेंज हो गया, जिस पर एक बार कार्य कराया गया, उसको 5 साल में हर प्रति 5 वर्ष में उसको मरम्मती कार्य कराना है। जो वही कार्य विभूतिपुर में हो रहा है। नया रोड अगर 10 किलोमीटर बतावें कि नया रोड जो सोलिंग रोड था, जिसका बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, उस तरीके से ये डिबेट नहीं है, बैठ जाइए। मैं 371 किलो की बात नहीं किया, मैं कहता हूँ 10-20 किलोमीटर बतावें जो नया सड़क, जो पहले मट्टी सोलिंग था, जिस पर कालीकरण हो गया या पीसीसी हो गया। भाई साहब, ऐसा हमको नहीं लगता कि विभूतिपुर में वो किसानों की बात कर रहे थे। किसानों के सवाल जो है हाँ, आपको ऑनलाइन जल्दी से सुनिए ना, बीज लेना है या खाद लेना है। पैक्स अध्यक्ष मेरे बगल में बैठे हुए हैं शंभू बाबू, इनसे भी मैं खाद लिया हूँ। ऐसा नहीं है खाद उपलब्ध नहीं है, आप हर पैक्स में खाद उपलब्ध है। मैं शंभू जी से मैं लाखों रुपया खाद लिया हूँ, समय पर लिया हूँ, समय पर पैसा दिया हूँ। बीज है, बीज तो ऑनलाइन करना है। हाँ, सरकार की कुछ तकनीकी गड़बड़ी है जो थोड़ा लेट होता है, जो समय पर नहीं जाती है, इसके लिए मैं खेद करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन थोड़ा समय के तो बाद मिलता है। ठीक। मेरे बगल में पंडमंडल को जोड़ने के लिए रोसड़ा का मुख्य मार्ग पुल है, जो महती और रोसड़ा का है।
और वो आधी विभूतिपुर को जोड़ती है अनुमंडल से, और उसका अप्रोच पथ जो है 6 महीना बाढ़ पीड़ित रहता है। अन्य विधायक जी वोट मांगने गए थे तो उन्होंने वादा किया था मैं अगर एमएलए बना तो इस जल जमाव की समस्या को खत्म करूंगा। आज 5 साल पूरे होने वाला है, अभी तक वो रोड नहीं बना है। विधायक प्रतिनिधि इसका जवाब दें। महेश जी, अप्रोच पथ का वादा किया था सर। कौन सा, वो माथी पुल? जी ये माथी गांव और जो पुल है उसकी बात हो रही है सर। वो 6 महीना जल जमाव की स्थिति में रहता है। देखिए, जल जमाव एक भयंकर समस्या। जहां जहां जल जमाव है, एक बायां तरफ एक दाहिना तरफ, दोनों तरफ के लोग एकदम कसम खाए हुए हैं कि ना हम पानी इधर जाने देंगे, और उस साइड वाला कहता हम पानी इधर नहीं जाने देंगे। तो पानी का भाई तो रास्ता चाहिए, बीच में बेचारा पानी है, कहाँ जाए? जनता को समस्या है। एक जगह 2 जगह नहीं, कितना जगह जाइएगा। ईर का लड़ाई, ईर है। उधर वाला लोग कहेगा हम किया जा देवे, उधर वाला कहेगा हमरा नहीं देनी किया जाते। तो पानी निकलेगा कैसे भाई? ठीक, ये है। मुद्दे कई सारे हो सकते हैं, और हम 3 घंटा का भी कार्यक्रम रखे तो मुद्दे आते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी। हमने पूरा प्रयास किया है कि सवाल हो सके। एक भी सवाल लेंगे सर तो 20 मिनट लगेगा, मुझे पता है। कई बार हमने ऐसा करके देखा है, और हमारे इस प्रोग्राम का एक तय समय सीमा है। भाई साहब, मैंने आपका सवाल लिया है, आप परेशान मत होइए। आपसे सवाल लिया है मैंने, आप परेशान मत होइए। केशव जी, आपके सवाल का सही जवाब देने के लिए वो व्यक्ति उतने क्षमता लेके यहाँ नहीं बैठे मैंने पहले, श्याम सुंदर जी, मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में ही ये कहा, हो सकता है जवाब आपको संतुष्ट ना हो, आप पैनल के जवाब से संतुष्ट ना हो, लेकिन इस पे हम डिबेट 1 to 1 नहीं करा सकते सर। आप मनस्थिति में सोचिए, आपको जो जवाब मिला है वो कितना सही है, आपके लिए उचित है कि नहीं। अब ये कार्यक्रम चूंकि हम अंतिम दौर में हैं और हम इस कार्यक्रम के तहत वोटर को जागरूक करने निकले हैं, तो आखिरी में हम एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं, जिसमें हम ये शपथ लेते हैं कि कैसे हम वोट देंगे, हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके लिए आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ अपना आगे करते हुए आप मताधिकार के प्रयोग के लिए दोहराएंगे। मैं अपने वोट के अधिकार को पहचानता हूं, मैं अपने मतदान का अवश्य प्रयोग करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे, जहां विभूतिपुर की जनता मौजूद थी और उनके जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद थे। हमने समस्या और मुद्दों पर चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।